गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनटीए नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी यूनिट है शोध अभिक्षमता। उसका टॉपिक है जो अनुसंधान है उसके चरण कौन कौन से हैं या स्टेप ऑफ रिसर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीए नेट में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो इसके चरण हैं उनसे क्वेश्चन नया पूछा जाए। तो आज हम इनको बिल्कुल ही आसान तरीके से देखेंगे कि जो एक शोध होता है उसके चरण कौन कौन से होते हैं, क्योंकि शोध है एकदम होगा नहीं तो उसके अलग अलग स्टेप होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इनको देखेंगे। सबसे पहले है समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि शोध तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक हमारे पास क्या है, कोई समस्या नहीं होगी। तो समस्या का चयन करना सबसे पहला चरण है। कई बार ये भी आ जाता है कि समस्या जैसे दिए जाएंगे ऑप्शन, समस्या को परिभाषित करना। अगर समस्या का चयन है, समस्या को परिभाषित करना भी फर्स्ट चरण के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास क्या है, समस्या होनी चाहिए और हमें समस्या का चुनाव कई चीजों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि उस विषय में हमारा इंटरेस्ट है या नहीं, या जो समस्या है वो शोध करने लायक है या नहीं, उस पर पहले कितना कार्य हुआ है या नहीं। कई सारी चीजें देखनी है कि हम उस पर शोध करेंगे, हमारा बजट उतना है या नहीं जितना उस पर खर्च होगा, कहीं हमारे बजट से बाहर तो नहीं है। मतलब समस्याएं हैं कई प्रकार की होती हैं, तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि समस्या का चयन हमने कैसे करना है। मान लो हमारे पास कोई समस्या है कि जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा में स्थिति देखनी है, हमने एजुकेशन स्टेटस ऑफ वुमेन हरियाणा का एक अध्ययन करना है। महिलाओं की शिक्षा में स्थिति, ठीक है। ये हो गया, सीधी सी समस्या होगी कि महिलाओं की जो शिक्षा में स्थिति है। एक अध्ययन ऐसे होता है समस्या, मतलब जो कथन के रूप में लिखी जाएगी कि एक अध्ययन, स्टडी ऑफ हरियाणा, या महिलाओं की शिक्षा में स्थिति हरियाणा राज्य का अध्ययन, ठीक है। ये हो गया। या हम ये ले सकते हैं कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसी है, महिला सशक्तिकरण, ये भी हो सकता है। तो सामाजिक समस्या इसी प्रकार की होंगी। तो ये ले ली हमने समस्या का चयन हो गया। उसके बाद है साहित्य अवलोकन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। साहित्य अवलोकन कि हम इतने तो मतलब है नहीं कि हमें बिल्कुल पहले ही सब चीजों का पता होगा, तो इसके लिए हमें क्या है, साहित्य अवलोकन करना पड़ेगा। साहित्य अवलोकन किसका करना पड़ेगा, जो समस्या है उससे जो रिलेटेड लिटरेचर है, पहले उस पर क्या क्या शोध हुए हैं उसको हम एक बार पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या कार्य इस पर हो चुका है। महिलाओं की शिक्षा में जो स्थिति है उस पर पहले किन के लोगों ने शोध हुआ है, क्या क्या हुआ है, मतलब उससे रिलेटेड हम जो बुक्स हैं वो पढ़ेंगे, लिटरेचर उसको देखेंगे। इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमने क्या क्या शोध करना है। उसके बाद है उपकल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है। उपकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना भी कह सकते हैं, परिकल्पना भी इसको बोला जा सकता है। ये क्या होता है, ये होता है जो हमारी समस्या होती है उसका संभावित जो उत्तर होता है वो होता है, मतलब इसको संभावित उत्तर भी कहा जाता है कि जो समस्या होती है, समस्या का समाधान करने से पहले ही हम क्या है, हमारे मन में ये आ जाता है कि इसका समाधान क्या होगा। मान लो महिलाओं की शिक्षा में स्थिति है तो हमारे मन में पहले एक मतलब परिकल्पना आ जाती है कि महिलाओं की स्थिति है जो शिक्षा में क्या है, स्थितियां तो अच्छी है। क्योंकि महिलाएं हैं अब बहुत तरक्की कर रही हैं। दूसरी ये हो सकता है कि महिलाओं की शिक्षा में स्थिति क्या है, अच्छी नहीं है, क्योंकि आज भी जो गांव में है बहुत सारी महिलाएं क्या है, अनपढ़ हैं और उनका उतना विकास नहीं हुआ है। जो गांव के जो लोग होते हैं वो बच्चियों को अपने काम काज में लगा लेते हैं और उन्हें स्कूल में नहीं भेजते। बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं। तो इसके बारे में हम ये परिकल्पना करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उपकल्पना या परिकल्पना क्या होती है, मतलब संभावित उत्तर होता है, हम पहले से ही मान लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ माना है, उसको उस पर शोध
किया है, पहले से ही जो हम मानते हैं वो होता है उपकल्पना। उसके बाद है शोध अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन। शोध अभिकल्प क्या होता है? रिसर्च डिजाइन। जिस प्रकार मकान बनाने से पहले हम क्या है एक घर का पूरा नक्शा बना लेते हैं, उसी प्रकार शोध से करने से पहले हम क्या है शोध का डिजाइन बना लेते हैं, खाका बना लेते हैं कि हमने किस प्रकार से शोध को पूरा करना है, कितना इसमें टाइम लगेगा, क्या क्या हमने विधियां अपनानी है, क्या क्या इसके जो टूल हैं, उपकरण हैं डाटा इकट्ठा करने के, वो कौन कौन से हमने यूज करने, मतलब एक प्रकार से उसकी पूरी योजना बना लेनी है। मतलब उसका डिजाइन हमने तैयार कर लेना है, खाका एक प्रकार से, और उसके बाद फिर उस पर कार्य करना है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। समस्या का चयन, साहित्य का अवलोकन, उपकल्पना का निर्माण करेंगे, उसके बाद शोध का जो डिजाइन है वो हम तैयार करेंगे। उसके बाद है प्रतिदर्श चयन, सिलेक्टिंग ऑफ सैंपलिंग। सैंपलिंग ये क्या होता है? प्रतिदर्श, इसको बोलते हैं सैंपल। कि जिस प्रकार सैंपल क्या होता है? सैंपल जैसे हम अनाज की एक बोरी है, उसमें अगर हमने अनाज देखना है तो हम पूरी बोरी को तो नहीं खाली करेंगे देखने के लिए, उसमें से एक मुट्ठी भर गेहूं निकाल के या जो भी उसमें अनाज होता है वो निकाल के देख लेते हैं कि अनाज कैसा हो, और सारी बोरी में भी ऐसा ही अनाज होता है। इसी प्रकार जो प्रतिदर्श होता है, सैंपल होता है, हम अब पूरे हरियाणा का हमने लिया था, महिलाओं की जो शिक्षा में स्थिति है पूरे हरियाणा की देखनी है। अब ये तो है नहीं कि पूरे हरियाणा की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी जो शिक्षा में स्थिति है, उनका जो एजुकेशन स्टेटस है, कितनी पढ़ी है, पूरे हर एक का देखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसमें से हम क्या है कुछ का ही चयन करेंगे। समझ गए कि कुछ महिलाओं का ही चयन करेंगे हरियाणा में से। रैंडम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम और नॉन रैंडम दो प्रकार की विधि होती है सैंपल की, रैंडमली और मतलब या रैंडम क्या होता है? संभाव्य, और नॉन रैंडम होता है असंभाव्य तरीके से। रैंडम होता है कि जिसमें सभी जो इकाइयां होती हैं उसकी समान संभावना होती है कि उनका चयन हो सके, उन पर कार्य किया जा सके। और नॉन रैंडम होता है कि मतलब वैसे ही हम उनको अपनी मर्जी से किसी को भी उठाकर ले सकते हैं। तो इसमें से हम क्या है जो रैंडम विधि होती है वो अच्छी होती है। महिलाओं की शिक्षा में स्थिति जानने के लिए हम हरियाणा के जो कुछ गांव हैं और कुछ शहर हैं उनका रैंडम विधि के द्वारा सिलेक्शन करेंगे, उनको लेंगे कि हमने इन गांवों का अध्ययन करना है, किसके लिए? मतलब शोध के लिए, और इनमें जो भी रिजल्ट निकलेंगे वो पूरे हरियाणा पे ही लागू होंगे, क्योंकि होता भी ये फिर वो जनरलाइज हो जाएंगे। ये तो है नहीं कि एक गांव में कम है या किसी में ज्यादा, वो तो मिलेगा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ है स्थिति का उससे पता चल जाएगा कि मान लो हमने जो हरियाणा में कितने गांव हैं, 6400 कुछ गांव हैं, तो उनमें से क्या है कुछ गांव को हम निकाल लेंगे रैंडम विधि के द्वारा, ठीक है। और फिर उनकी जो एजुकेशन की स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे, और कुछ उसमें से शहर ले लेंगे, क्योंकि शहरों का और गांव का तुलनात्मक अध्ययन भी करना, तो इसलिए सैंपल होता है मतलब कि कुछ का चयन करना। जो हमारी इकाई होती है या जनसंख्या होती है, जनसंख्या में से कुछ का चयन करना क्या होता है? सैंपल लेना होता है। उसके बाद है प्रदत्तों का एकत्रीकरण। ये क्या होता है? प्रदत्त क्या होते हैं? डाटा। डाटा क्या होते हैं? सूचनाएं। तो सूचनाओं को इकट्ठा करना है। सैंपल ले लिया, क्योंकि सैंपल के बाद ही हम अपना कार्य करेंगे कि हमने जो जिस जनसंख्या का सैंपल लिया है उसमें से सूचनाएं हमने एकत्रित करनी है। उसके बाद हमारा ये कार्य शुरू हो जाता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए कई प्रकार की विधियां प्रयोग की जाती हैं कि हम फेस टू फेस लोगों से मिलने जाते हैं। एक उनका जो रिकॉर्ड होता है स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो हम रिकॉर्ड ले सकते हैं। हरियाणा सरकार के पास जो रिकॉर्ड होता है वो ले सकते हैं। एक हम लोगों से उनके व्यूज पूछते हैं, प्रश्नावली भरवाते हैं या अनुसूची भरवाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डाटा कलेक्शन। तो ये करना है। उसके बाद है संपादन एवं वर्गीकरण, एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन। उसके बाद
जो हमने डाटा इकट्ठा किया है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, कितनी महिलाएं पढ़ी हैं, कितनी नहीं पढ़ी, कितनी अनपढ़ हैं, जो लड़कियां हैं वो कितनी पढ़ी लिखी हैं, महिलाएं हैं वो कितनी, उनकी एजुकेशन क्या है, कितनी महिलाएं कार्य करती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद कई चीजें होती हैं जो आधी अधूरी होती हैं, जो हमारे पास डाटा पूरा नहीं होता, तो उसको क्या करेंगे, हम निकाल देंगे एडिटिंग में, और वर्गीकरण, फिर उनका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण कैसे करेंगे कि जो शहरी महिलाएं हैं उनका एजुकेशन में क्या स्टेटस है, ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनकी एजुकेशन में क्या स्थिति है, मतलब वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं या शहरों की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो देखेंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो है कंक्लूजन और रिपोर्ट लेखन। कंक्लूजन में क्या होता है, निष्कर्ष निकालेंगे हम। निष्कर्ष में क्या होता है कि जो हमने शुरू में जो उपकल्पना बनाई थी, हाइपोथेसिस हमने निर्माण किया था, कि वो निष्कर्ष हमारा सही है या नहीं। यहाँ पर क्योंकि सब कुछ देखने के बाद हम देखेंगे कि क्या महिलाओं की स्थिति अच्छी है या नहीं। तो अगर अच्छी है तो हमारी परिकल्पना है जो सिद्ध हो जाती है कि हमने जो सोचा था कि महिलाओं की शिक्षा में स्थिति अच्छी है। एक परिकल्पना ये सोची थी, दूसरी सोची महिलाओं की शिक्षा में स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये देखना होता है निष्कर्ष में। रिपोर्ट लेखन क्या होता है, रिपोर्ट लेखन सबसे लास्ट है, जो कि जो भी सारा कुछ है जो हमने रिसर्च किया है, इसको लास्ट में हम क्या है एक रिपोर्ट, मतलब इसको लिखित में रखेंगे ताकि आने वाले टाइम में और लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो रिपोर्ट लेखन सबसे लास्ट का है। यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने वाली है। मेन स्टेप होते हैं ये 80 होते हैं, लेकिन पेपर में आपको और स्टेप भी मिल सकते हैं बीच में, लेकिन ये ध्यान रखना है समस्या से संबंधित है, समस्या को चयन करना, समस्या को परिभाषित करना, ये फर्स्ट आएगा। और रिपोर्ट लेखन का जो कार्य होता है ये सबसे लास्ट वाला होता है, क्योंकि लास्ट में ही रिपोर्ट लिखी जाती है। इससे पहले निष्कर्ष और रिपोर्ट को अलग अलग भी दे सकते हैं, संपादन को पहले दे सकते हैं, क्योंकि पहले संपादन होगा उसके बाद क्या होगा, वर्गीकरण होगा। तो इनको ये बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। समस्या का चयन के बाद कई बार दे देते हैं उद्देश्यों का निर्धारण, क्योंकि समस्या का चयन करने के बाद उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं हम। ये भी स्टेप बन सकता है और कई बुक में दिया भी होता है कि जब हमारे पास हम समस्या का जो है चयन कर लिया हमने, हम उस पर शोध क्यों कर रहे हैं, तो उसके उद्देश्यों को हम चयन करने के बाद हम उसके उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं कि हम क्यों ये शोध कर रहे हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं। इसमें दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य तथा विशेष उद्देश्य। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।